खबर की पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया। ये यूरिया प्लांट किसानों की तकदीर बदल देगा। गुजरात के गांधीनगर में सहकारिता से समृद्धि कार्यक्रम से पीएम मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात दी और देश के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया। ये प्लांट किसानों के जीवन में कितना बदलाव लाएगा और इससे किसानों को कितना फायदा होगा, ये आप पीएम मोदी से ही सुन लीजिए। आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। और कल्पना कीजिए छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। आइए अब नैनो यूरिया और उसके प्लांट के बारे में जान लीजिए। गुजरात के कलौल में नैनो यूरिया प्लांट बनाया गया है। नैनो यूरिया प्लांट बनाने में 175 करोड़ की लागत आई है। इस प्लांट से रोजाना 1.5 लाख बोतलों का उत्पादन होगा। एक बोरी यूरिया का काम नैनो यूरिया की आधा लीटर की बोतल कर देगी। आने वाले समय में ऐसे 8 और प्लांट देश में लगने वाले हैं। इससे यूरिया पर विदेशी निर्भरता कम होगी, देश का पैसा भी बचेगा। प्लांट का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि अभी विदेश से यूरिया की एक बोरी 3500 रुपए से मंगवाकर 300 रुपए में किसानों को दी जाती है, लेकिन अब नए प्लांट से यूरिया पर विदेशी निर्भरता कम होगी और देश का पैसा भी बचेगा। ये इनोवेशन सिर्फ नैनो यूरिया तक ही सीमित नहीं रहेगा। मुझे विश्वास है कि भविष्य में अन्य नैनो फर्टिलाइजर भी हमारे किसानों को मिल सकते हैं। हमारे वैज्ञानिक उस पर आज काम कर भी रहे हैं। पीएम मोदी ने यहां यूरिया की मांग पर किसानों को मिली लाठियों का भी जिक्र किया। मोदी ने बताया कि कैसे उन्होंने कालाबाजारी रोकने के लिए यूरिया की नीम कोटिंग की और 5 बंद पड़े यूरिया के कारखानों को खुलवाने का काम शुरू किया। हमने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना, वहां जो 5 बंद पड़े खाद के कारखाने थे, उन बंद पड़े हुए खाद के कारखानों को फिर चालू करने का काम शुरू किया और उसमें यूपी और तेलंगाना की फैक्ट्रियां चालू भी हो चुकी है, उत्पादन हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास मंत्र सहकारिता की आत्मा है और इसी के जरिए सरकार किसानों के जीवन को आसान और समृद्ध बनाने के लिए कृत संकल्प है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र पर हम चल रहे हैं। ये मंत्र अपने आप में सहकार की आत्मा ही है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि सरकार सहकारिता को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठा रही है और सहकारी संस्थानों को प्रतियोगी बनाने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब वो खबर जो बिहार के लाखों लोगों को सुकून देगा। बिहार में हर साल बाढ़ तबाही मचाती है, लेकिन इस बार बाढ़ के बांधने के लिए सरकार ने कमर कस लिया है। कैसे, आप भी देखिए। हर बार की तरह इस बार बिहार में बाढ़ तबाही नहीं मचाएगी। लाखों लोगों को बेघर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में मानसून के दस्तक देने से पहले सरकार ने कमर कस ली है। ये है मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर, जिससे नदियों में बाढ़ की जानकारी 1-2 दिन नहीं बल्कि 5 दिन पहले ही मिल जाएगी। बिहार में कई ऐसी नदियां हैं जहां बाढ़ की स्थिति बनी रहती है मानसून आते ही, और कैसे लोगों को जानकारी मिल सके, क्योंकि जानकारी ही बचाव का एक बड़ा साधन माना गया है। खासतौर पर किस तरीके से लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए कि जलस्तर जो है वो बढ़ने वाला है और तटबंध पर दबाव पड़ सकता है। इसको लेकर के जल संसाधन विभाग के द्वारा मैथमेटिकल
मॉडलिंग सेंटर को डेवलप किया गया है और यहाँ इस बात की जानकारी मिलती है कि किस नदी की क्या स्थिति है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार ऐसा पहली बार होगा देश में कि 5 दिन पहले लोगों को यह जानकारी मिल सकेगी। इसमें काम कैसे होता है और जानकारी कैसे आप लोगों तक? जानकारी जो है हम लोग जितने फ्लड फोरकास्ट हम लोग 72 घंटा का करते हैं, वो रिपोर्ट के माध्यम से हम लोग हेडक्वार्टर को उपलब्ध कराते हैं, स्टेक होल्डर्स को उपलब्ध कराते हैं। कुछ तो मैसेज के थ्रू कराते हैं, कुछ को जो है हम लोग मेल के थ्रू कराते हैं और वेब पोर्टल के थ्रू कराते हैं। रन होने के बाद पहले हम लोग खुद वेरीफाई करते हैं कि इस पर ये अच्छा है, अगर उसके बाद डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू हम लोग जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि ताकि कॉमन लोग पीपल्स इसको यूज कर सकें। तो इसके लिए हम लोग आइदर ये वाया मेल के थ्रू जाता है या फिर हम लोग अपने ऑनलाइन वेबसाइट जो है उस पर भी डाल देते हैं। जैसे हम लोग अलग अलग माध्यमों के जरिए लोगों तक सूचना पहुंचाई जाती है यहाँ से। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार सरकार ने विशेष तैयारी की है। बरसात के मौसम में आने वाले 4 महीने बिहार के लिए चुनौतीपूर्ण होते हैं। कई जिलों में मानसून के आते ही बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। कोसी प्रलय के बाद बिहार सरकार ने बाढ़ राहत के लिए कई प्रयोग किए, जिसमें सरकार को काफी सफलता भी मिली। इसी क्रम में बिहार सरकार ने मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर बनाया था, जिससे बाढ़ से पहले की जानकारियां इकट्ठा की जा सके। अब मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर को और हाईटेक बनाया गया है, जिससे बिहार की नदियों की पूरी जानकारी 5 दिन पहले ही मिलेगी। तो उससे फायदा हम लोगों को ये हुआ है कि जिस एरिया में ज़्यादा इंटेंसिटी से बारिश होने वाली है, तो वहाँ हमारे विभाग के लोग और प्रशासन के लोग पहले से ही अलर्ट रहते हैं। तो टूटने की संभावना काफ़ी मिनिमाइज इस वजह से हो गया। मैं ये तो नहीं कह सकता नहीं टूटेगा, लेकिन उससे उसका एक बड़ा फायदा इसका मिला है। जाहिर है बिहार सरकार की ये पहल उन लाखों लोगों को सुकून देगी जो मानसून के दस्तक देते ही सिहर उठते हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जरा सोचिए, आप तक सूचनाएं या खबर पत्रकारों के जरिए पहुंचती है। सिस्टम का सच हो या आपके गली मोहल्ले की समस्या हो, सिस्टम के कानों तक आपकी आवाज एक पत्रकार ही पहुंचाता है। लेकिन जब उसी पत्रकार पर प्रहार होने लगे तो चिंता बढ़ जाती है। बेगूसराय में पत्रकार सुभाष की हत्या हुई, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन में आ चुका है। हत्या के आरोपियों के घर चला बुलडोजर। हथौड़ा मारकर दीवारों से निकाले गए दरवाजे। पुलिस ने हैंड पंप से लेकर पंखा तक निकाला। पुलिसिया कार्रवाई की ये तस्वीर खगड़िया जिले के रानी सकरपुरा गांव की है, जहां कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने पत्रकार सुभाष हत्याकांड के आरोपी भाइयों के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई को अंजाम देते हुए घर पर बुलडोजर चला दिया। आरोपी रोशन और प्रियांश नाम के जिन भाइयों से गांव वाले खौफ खाते थे, उनके घर को जमींदोज होता देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। घर अपराधी के घर को तोड़ा गया। अभी हमारे साथ है यहाँ डीएसपी हैं बखरी के। सर, क्या ये कुर्की क्या प्रक्रिया है और किन परिस्थितियों में इनको किया गया है? देखिए, ये जो है पत्रकार सुभाष के हत्याकांड के बाद बखरी परिहारा ओपी में 162/22 केस दर्ज किया गया था। उसमें जो है प्राथमिकी अभियुक्त जो है रोशन कुमार और प्रियांशु कुमार, पिता का नाम है नाथो महतो, इनका ये घर है। जिस घर के 2 बिगड़ैल बेटों ने 20 मई को बेगूसराय जिले में पड़ने वाले पड़ोस के गांव साखो में स्थानीय पत्रकार सुभाष कुमार की हत्या कर दी थी। वारदात में साखो गांव के रहने वाले नितेश कुमार और बबलू राठौर नाम के 2 आरोपी भी शामिल थे, जो सरेंडर कर चुके हैं। लेकिन पुलिस की मुनादी के बाद भी जब दोनों भाइयों ने सरेंडर नहीं किया, तो पुलिस ने वही किया जो किया जाना चाहिए। हालांकि सुभाष के साथी पत्रकार इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। जब तक अपराधी जो नामजद अपराधी है उनकी जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। और लगातार पुलिस के द्वारा दबिश बनाने के लिए आज कुर्की जब्ती की जा रही है। थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन जब तक अपराधी पूर्ण रूपेण फांसी नहीं हो जाती तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे और लगातार आंदोलन जारी भी रहेगा हम लोगों का।
उधर बेगूसराय में पत्रकारों ने डीएम ऑफिस तक शांति मार्च निकाला। पत्रकारों की मांग है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और सुभाष के परिजनों को 20 लाख के मुआवजे के साथ सरकारी नौकरी भी दी जाए। न्यूज 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे एसिड अटैक की। पटना में जमीनी विवाद में महिला के ऊपर तेजाब से हमला हुआ, जबकि मुजफ्फरपुर में 17 साल की लड़की के ऊपर एसिड फेंका गया। क्यों तेजाब को हथियार बनाया जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में तेज हुए तेजाबी हमले। पटना में महिला पर एसिड अटैक। मुजफ्फरपुर में तेजाब से लड़की घायल। ये जले हुए कपड़े और जलकर काली पड़ चुकी घास को देखिए। ये यूं ही नहीं जली है, इसे एसिड से जलाया गया है। सोचिए, जिसके ऊपर ये तेजाब गिरता उसका क्या होता। तस्वीरें पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के आशियाना फेज नंबर 2 की हैं। जमीन विवाद में पड़ोसी ने महिला पर तेजाब से हमला कर दिया। ईश्वर की कृपा रही कि महिला का चेहरा बच गया, लेकिन घास बेचारी जलकर काली पड़ गई। यही वो स्थल है जहां पर महिला पर एसिड अटैक किया गया और यह तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। और यही वो डब्बा है जिससे एसिड फेंका गया था। और यहाँ की क्या परिस्थिति है, इसको आप तस्वीरों में देखकर बखूबी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। एसिड अटैक में महिला का चेहरा तो बच गया, लेकिन शरीर के दूसरे अंगों पर तेजाब के निशान अब भी हैं। घटना के बाद से महिला डरी और सहमी है। चेहरा ही पे फेंका है, लेकिन चुन्नी यहीं पे थाना पे है। हम चुन्नी रख लिए मुंह पे। जब चुन्नी रख लिए थोड़ा सा डिब्बा में लाए तो पीछे से मारा है, तो पीछे से पूरा कपड़ा जल गया है। पूरा कपड़ा इतनी बुरी, मतलब कपड़ा ही फिर पैर में पूरा कमर से लेके यहाँ गोड़ में पूरा नीचे तक जला हुआ है, पूरा जल गया है। पुलिस ने रंजीत कुमार नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन वो आरोपों को नकार रहा है। पहले भी आपके साथ मामला हुआ? हाँ, मामला हुआ है हमारा जमीनी विवाद को हुआ लेकर के हमारा मामला था पहले से, ठीक है। और ये जो कांड से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तेजाब से हमला मुजफ्फरपुर में भी हुआ। कुढ़नी इलाके में एक 17 साल की लड़की पर तेजाब फेंका गया। ये वही रूम है जहां पर जो लड़की है वह सो रही थी। करीब 2 बजे रात का वक्त था और उसी वक्त अचानक एक अज्ञात व्यक्ति जो घर में आता है और उसने तेजाब से अटैक किया। एसिड से झुलसी लड़की को इलाज के लिए पटना लाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वैसे इस एसिड अटैक की जांच फॉरेंसिक टीम ने शुरू कर दी है। हमने कई बार इस एम्स के अधीक्षक से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो हमसे बातचीत करने को तैयार नहीं है। जो लड़की है जिस पर एसिड अटैक हुआ है, उस लड़की के परिजन से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो भी बातचीत को तैयार नहीं है। हालांकि लड़की की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इलाज एसी ट्रामा सेंटर में उसका जारी है। लेकिन सवाल है कि आखिर कैसी है ये तेजाबी सोच, क्यों बढ़ रहे हैं एसिड अटैक के मामले। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और पटना से विनीता मिश्रा के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।